जी, तो हमारा आज का जो फोर्थ लेक्चर है एवरीडे साइंस का, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पे है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो कौन कौन से हैं। आपके सामने जो ऑर्गन सिस्टम है इनकी एक लिस्ट है। उसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम है जो कि स्किन और डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सेंसरी, एंडोक्राइन। अब इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और इनसे कुछ बेसिक चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। अब देखें, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें जो स्पेसिफिक एक्शन होता है वो ऑर्गन सिस्टम की वजह से होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गन और उनके फंक्शंस क्या हैं। देखें, इंटेगुमेंट्री, जो इंटेगुमेंट है वो एक्चुअली स्किन से रिलेट कर रहा है कि हमारा जो स्किन का सिस्टम है और स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं। और स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें अगर आपसे ग्लैंड्स के बारे में पूछ लिया जाए तो एक स्किन के अंदर ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, और एक ग्लैंड जो है वो सबीशियस। ये दोनों स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट एंड सबीशियस। स्वेट ग्लैंड जो होता है आप जानते हैं, जो पसीना आता है, स्वेट। और स्पीशीज जो होता है, जो ऑयली सक्रेशन प्रोड्यूस होती है, वो भी स्किन में से प्रोड्यूस होती है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे फंक्शन में यहाँ पे लिखे हैं, प्रोटेक्शन एंड एक्सक्रीशन। कुछ हद तक जो ऑयल वगैरह जो बॉडी से बाहर निकलता है, बट मेनली वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। और जो स्वेटिंग होता है, जब पसीना आता है, इसका जो हमारी बॉडी में एक्शन होता है उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी इफेक्ट। थर्मो रेगुलेटरी, अब थर्मो रेगुलेटरी क्या होता है? हीट को रेगुलेट करना। क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब, अच्छा इसमें जो थर्मो रेगुलेटरी इफेक्ट का मतलब मैंने बता रहा, जैसे पसीना आता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो इसको हम कहते हैं कि हीट रेगुलेशन हो रही है। तो एक्चुअली जो पसीना जो है या स्वेटिंग है, उसका मेन जो फंक्शन है वही होता है। स्केलेटल सिस्टम में हमारा स्केलेटन आ जाता है, जिसमें स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अलावा स्टर्नम है। स्टर्नम जो है ये चेस्ट बोन इसको हम कहते हैं, जो हमारी चेस्ट के अंदर एक ही बोन होती है, ये स्टर्नम होती है। गिर्डल्स हैं, लिम्स हैं, शोल्डर वगैरह। वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन को कहते हैं। तो ये स्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमें सपोर्ट देता है, शेप देता है, और बॉडी का एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो मेंटेन करता है। मस्कुलर सिस्टम में मसल फाइबर्स होते हैं, मसल सेल्स हैं, इनका काम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और बॉडी में मेन जो एक्शन होता है मूवमेंट के रिलेटेड होता है। सर्कुलर सिस्टम, इस पे हम थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे। हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें से ज्यादा सवाल पेपर में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक पहुंचाना, ब्लड का काम है। जब हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होती है हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, गट के अंदर, वहां से वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है। तो ब्लड फूड को लेके हर सेल तक पहुंचता है। इसी तरह बहुत से हॉर्मोन्स को पहुंचाना और डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर चल रही होती है, वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वैसे तो बहुत से सिस्टम ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। अ मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस सिस्टम इज लिंक्ड विद द many other systems, like circulatory system is linked with the digestive system, क्योंकि फूड जब खुराक डाइजेस्ट हो जाती है तो ब्लड में अब्सॉर्ब होनी है, ब्लड से सेल टू सेल डिलीवर करना है। लंग्स के साथ रिलेट कर रहा है, लंग्स में से ऑक्सीजन आ जानी है ब्लड के अंदर, ब्लड ने हर सेल तक लेके जाना है। किडनी के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि ब्लड को साफ किडनी ने करना है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम जो सिस्टम है उनके साथ लिंक कर रहा है। सो इस वजह से इसको हम मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपने याद रखना है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें लंग्स हैं और जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आगे थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें से भी सवाल आते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इस पे भी हमने आगे कुछ बात करने के, ग्लैंड्स कौन कौन सी है, ये डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, इजेशन में रोल प्ले करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी है इसके अंदर, टू पेयर्स हैं किडनी के, जो कि हमारे
बैक ऑफ द बॉडी जो है, ये बैक साइड की तरफ जो प्रेजेंट होती है, इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। इसमें यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, और इसके अंदर फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी में, उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालना, ये किडनी का रोल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और ओवरीज हैं। मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम जो है उसके अंदर जो टेस्टिस आते हैं जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और फीमेल जो है उसके अंदर ओवरीज है जिसमें एग प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो एक्चुअली इसका काम गैमेट फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टर मेल के अंदर होती हैं, और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल में होती हैं। तो ये इसका फंक्शन। सेंसरी सिस्टम में आईज आ जाती हैं, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन, ये सारे सेंसेस से रिलेटेड है, जैसा कि साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, सारे इससे रिलेटेड। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है दैट इज अ सिस्टम ऑफ हॉर्मोन्स। ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट, इस पे हमने अलहदा से आगे एक लेक्चर है हमारे पास, उस पर डिटेल में बात करेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, या ये ग्लैंड्स का सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेंक्रियास, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। आगे चल के इसमें बात करेंगे, यानी नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर ये एक आउटलाइन जो है रखी हुई है। तो डिफरेंट जो सिस्टम थे उनकी फंक्शनिंग आपको पता होना चाहिए कि हर सिस्टम क्या रोल प्ले करता है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ चीजों को कुछ और मजीद डिटेल के अंदर देखना है। ब्लड वेसल्स पे अगर हम आ जाए तो ब्लड वेसल्स में तीन तरह की खून की नालियां होती हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, और वेन्स होती हैं। अब इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस, सबसे पहले फंक्शन का देख ले। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर, यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, और हार्ट से अवे कोई भी ब्लड वेसल होगी उसको आर्टरी कहेंगे, और जो वापस ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएंगे, प्रेशर लो होगा वहां पर, वो वेन होगी। और जो आर्टरी और वेन को आपस में कम्युनिकेट करेगी वो कैपिलरी होगी। यानी तीन तरह की ब्लड वेसल हमें मिलेंगी। आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है, सबसे ज्यादा थिक ये है, स्ट्रॉन्ग भी है, और इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू है। लेकिन ये बहुत थिन होती है जो कैपिलरीज है, और इतनी थिन के इसकी वॉल के अंदर सिर्फ 1 सेल थिकनेस यहाँ पे हमें मिलती है। ये थिन है, इसमें फाइब्रस टिश्यूज हैं, लेकिन इसमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत कम होते हैं। मसल भी कम है, इलास्टिक फाइबर भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ने ब्लड प्रेशर देखना है तो आपने आर्टरीज के अंदर देखना है। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखते हैं 120/80 mmHg, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो आपको आर्टरीज के अंदर मिलनी है। या अगर आपसे पूछा जाए कि पल्स जो होती है वो भी आर्टरी के अंदर होती है, नब्ज जब आप चेक करते हैं, और आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ा सा डीप प्रेजेंट होती हैं। जब आपने अपनी पल्स देखनी होती है, हम थोड़ा सा दबाते हैं तब हमें वो फील होती है, क्योंकि आर्टरी थोड़ी डीप होती है। और जो वेन्स होती हैं, ये जो आपको ऊपर आपके हाथों पे बैक साइड पर और बाजू पे आपके नीचे की तरफ ये जो ब्लू ब्लू कलर की नजर आ रही होती है, ये वेन्स हैं। और जब इंजेक्शन वाला लगता है तो इंजेक्शन वेन के अंदर लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते। क्यों वेन में लगाते हैं? क्योंकि इसका ल्यूमेन वाइड होता है। ये देखें तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है ये वाइड है, बाकी देखें दोनों का वेरी नैरो, नैरो। इसके अंदर जगह है काफी खुली है, जिसकी वजह से उसके अंदर निडल चली जाती है, और ऊपर ये सरफेस पे भी है तो आसानी से नजर भी आ जाती है कि कहां पर है इसमें। इस वजह से इंजेक्शन, या इसको हम कहते हैं इंट्रा वेनस जो होता है, इंट्रावेनस ब्लड हम देते हैं। समटाइम इंट्रामस्कुलर भी लगाते हैं, मसल में भी लगाते हैं कुछ इंजेक्शन, लेकिन आर्टरी, वेन, कैपिलरी वगैरह में कोई इंजेक्शन जो है वो नहीं लगाया जाता। ल्यूमेन नैरो है, और हार्ट बीट
हम यहाँ से डिटेक्ट करते हैं, पल्स हम यहाँ से देखते हैं, ब्लड प्रेशर हम यहाँ से देखते हैं, आपको बता दिया। इसका नैरो, वेरी नैरो, और इसका वाइड होता है ल्यूमेन। वेल्व्स जो होते हैं, यानी जो वॉल्स हैं या वेल्व्स जो हैं, ये हमें जो है वेन्स के अंदर मिलते हैं, और वेन के अंदर जो वेल्व्स मिलते हैं उनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर एज सच कोई इनके अंदर वेल्व्स नहीं होते। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन में देखें तो स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, पल्सिंग है, और या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट के साथ लिंक्ड है, इस वजह से यहाँ प्रेशर भी ज्यादा होता है। अब इसकी वॉल बहुत नैरो होती है कैपिलरी की, और स्ट्रॉन्ग नहीं होती इतनी। अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर मटेरियल का एक्सचेंज होता है, टिश्यूज और ब्लड के दरमियान जो डिफरेंट मटेरियल, ऑक्सीजन है, फूड है, हार्मोन्स हैं, वो तमाम कैपिलरीज के अंदर उनकी एक्सचेंज होती है। वेन्स होते हैं, ये भी इतनी स्ट्रांग इनफ नहीं होती, और इसमें इतनी रेजिस्टेंस भी नहीं होती, फ्लो भी यहाँ पर स्लो होता है, प्रेशर भी कम होता है, और ये वापस रिटर्न ब्लड को करेंगी टू द हार्ट, तो हार्ट की तरफ वापस लेके जाएंगी। तो ये आपके सामने जो है वो डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं वो ये हैं। अब इसमें एक सीक्वेंस भी होता है, अब मैं वो सीक्वेंस जो है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे चलता है। देखें, हार्ट से जब ब्लड निकलता है, सबसे पहले ब्लड आता है एक सबसे बड़ी आर्टरी में, उसको एओर्टा कहते हैं, ये हार्ट से निकलती है बड़ी आर्टरी। यहां से आगे, एओर्टा से आगे बनती हैं आर्टरीज, आर्टरीज से आगे फर्दर एक आर्टरी ज्यादा आर्टरियोल्स बनाएगी, आर्टरियोल से आगे बनेगी कैपिलरीज, ये सीक्वेंस भी याद रखने। कैपिलरीज से आगे बनेंगे विनियोल्स, विनियोल से आगे बनेगी वेन, वेन से आगे बनेंगे वेना कैवा, और यहां से ब्लड वापस हार्ट के अंदर जाएगी। तो ये पूरी सर्कुलेशन जो है, जिसमें ब्लड पूरी बॉडी के अंदर मूव करके जाता है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। जी, नेक्स्ट जो है वो ह्यूमन हार्ट पे आ जाते हैं। इसमें से कुछ चीजें आपने याद रखनी। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, एक राइट एट्रिया और एक राइट वेंट्रिकल, और एक जो है वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर है हार्ट के। यहाँ कुछ चीजें नोट करने वाली, वो क्या क्या है। देखिए, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान आपको वॉल्व नजर आ रहे हैं या वेल्व नजर आ रहे हैं। तो जो राइट साइड पे वेल्व है वो है ट्राइकस्प। तो जब ब्लड ने यहां से यहां आना है, इसने ओपन होना है, और ओपन जब ये होते हैं तो यहां से ब्लड इधर आता है। और जो वेल्व होता है उसका काम क्या होता है, दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड को वापस जाने से रोकता है। यानी यहां से इधर तो आ सकता है ब्लड, वापस नहीं जा सकता वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर। इसके बाद इधर राइट लेफ्ट साइड पर बाइकस वेल्व है, ये एक यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज, राइट साइड पे जो आपको ब्लड मिलेगा, क्योंकि वो ब्लू कलर का नजर आया है, इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना है कि राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड क्योंकि रेड कलर की नजर आ रही है, तो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पर आया कहां से है, तो आप देखें, यह है वेना कैवा से। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि वेना कैवा जो है वहां से वापस आता है ब्लड हार्ट के। तो वेना कैवा क्या है, ये एक बड़ी वेन है। अब हार्ट से ऊपर वाले पार्ट से ब्लड आता है, यानी हेड से,
ये सुपीरियर वेना कैवा से आता है राइट एट्रिया में, और नीचे वाले पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी हार्ट के नीचे बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड इंफीरियर वेना कैवा से आता है। लेकिन याद रखना है कि जब भी ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो एट्रियम में आएगा, और जब हार्ट से निकलेगा तो वेंट्रिकल से निकलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहां पर तो ब्लड आ गया, राइट साइड पर तो हमें पता चल गया कि बॉडी से आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि बॉडी ने उसमें से ऑक्सीजन यूज कर लिया, वो डीऑक्सीजनेटेड बन गया है, अब वो वापस हार्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड पर जो ऑक्सीजनेटेड आता है वो कहां से आता है? वो ये देखे पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, और पल्मोनरी वेन कहां से लेके आ रही है? ये लंग्स से लेके आ रही है। तो लंग्स से जब आएगा तो ऑक्सीजन लेके आएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड होता है। एक तो ये याद रख लिया। दूसरा, अब राइट साइड से जब ब्लड निकलेगा, राइट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड बाहर जाना है, और बाहर जाना है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। ये जो एरो लगा हुआ है, ये किधर को जा रहा है? ये लंग्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है। और लंग्स में जाके लंग्स में ऑक्सीजन भर लेगा ब्लड, और फिर वापस आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। यानी राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, लंग्स से होकर राइट एट्रियम वापस आ जाएगा। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो कहां जाएगा? तो एओर्टा में जाएगा। और एओर्टा किधर लेके जा रहा है ब्लड को? बॉडी की तरफ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो बॉडी पार्ट्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाएगा, और बॉडी उसमें से ऑक्सीजन यूज कर लेगी। जब ऑक्सीजन यूज कर लेगी तो डीऑक्सीनेटेड बन जाएगा, फिर वापस हार्ट के अंदर। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने इसको अच्छे से जो लर्न करना है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कैसे होती है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके भी हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रोल है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी क्वेश्चन है वो पेपर में आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ के अंदर जो है वो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। बहरहाल फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाता है, पहले मैकेनिकली और साथ केमिकली भी। मैकेनिकली दांत है वहां पर, और वो फूड को डाइजेशन के अंदर जो हेल्प करते हैं। और साथ माउथ के अंदर जो डाइजेशन के लिए ग्लैंड्स होते हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और स्लाइवा के अंदर डिफरेंट इंजाइम है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम इसके अंदर याद रखना है वो अमाइलेज होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये आपके पास माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड है। जब वो फूड को कुछ हद तक डाइजेस्ट कर दिया जाता है तो फिर वो आ जाती है फेरिंग्स के अंदर। अब फेरिंग्स जो है उसके आगे दो रास्ते हैं। एक रास्ता फेफड़ों की तरफ जा रहा है, वो ये वाला है जो कि आगे बंद किया क्योंकि इधर नहीं जाना। दूसरा जो है वो स्टमक की तरफ जा रहा है, और जो स्टमक की तरफ जा लेके जा रही है वो एसोफेगस है, ये उसको इधर की लेके जा रही है। और ये जो साथ है इसने लंग्स में जाना है। तो हवा ने इधर आना है, और खुराक ने मैदे की तरफ जाना है। जब स्टमक में आ जाएगी तो स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करेगा, और वहां एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा पेप्सिन, साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहां फूड को मजीद जो है वो डाइजेस्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेप्सिन एंजाइम, जैसे यहाँ पे हम लगे अमाइलेज, इसी तरह यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है, फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अब जब फूड माउथ में डाइजेस्ट हो जाती है तो फूड मैस को बोलस कहते हैं। फिर वो स्टमक में आ जाती है, यहाँ पे उसको मजीद डाइजेस्ट किया जाता है। जब मजीद डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर उसको काइम कहते हैं, और फिर यहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हमारे पास दो तरह की अदर ग्लैंड्स एसोसिएट होती है। लिवर, लिवर जो है ये बहुत से प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। लेकिन डाइजेशन के अंदर लिवर का जो काम है वो बाइल प्रोडक्शन का, ये बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन के अंदर जो है वो हेल्प करता है। इसी तरह यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी है,
और साथ पेंक्रियाज भी होता है। पेंक्रियाज जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सॉरी एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? एक है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन ये पेप्सिन की तरह के होते हैं और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये जो पेप्सिन है ये भी, और ट्रिप्सिन जो है ये भी, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग। तो मेनली स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होनी होती है और वहां से फूड आगे चली जाएगी। आगे चले जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां लिवर से बाइल आएगा, पैंक्रियाटिक जूस आएगा और इसको मजीद डाइजेस्ट किया जाएगा। आगे जब ये डाइजेस्ट होकर काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाएगी तो फिर इसको कहते हैं कायल। और फूड की डाइजेशन के बाद फूड ने ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाना है और बाकी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकी वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी और वो बॉडी से बाहर चले जाएगी इजेशन के रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ लार्ज फूड डाइजेस्ट नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर और आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये इसके अंदर मेन फंक्शन इसका है। उसके बाद रेक्टम है, आखिरी पार्ट, ये फूला हुआ हिस्सा, ये फूड को स्टोर करेगा और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है जिसको फीसिस कहेंगे फिर उसको एक्सपेल करेगा, तो एनस से उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा बॉडी से। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट होते हैं जो फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और स्पेशली जो इंजाइम है कि पेप्सिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, माइलेज कहाँ पर है, ट्रिप्सिन कहाँ पर है, काइमोट्रिप्सिन कहाँ पर है, लाइपेज कहाँ पर है, तो ये मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स की लोकेशन जो है वो अपने याद रखनी। अच्छा जी, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टीथ्स का। दांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से दांत जो हमारी माउथ के अंदर है उनके नेम्स क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। यहाँ प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ यानी शुरू में जो बच्चों के अंदर होते हैं और बाद में फिर वो दोबारा से जब बड़ों के अंदर दांत पूरे आते हैं तो उनमें क्या फर्क होता है। देखें यहाँ पर चार तरह के दांत है हमारी बॉडी के अंदर, उनमें आपने देखना है और थोड़ा सा फर्क भी इसमें देखना है। ये वाले जो चार दांत नजर आ रहे हैं, ये चारों के चारों इनको कहते हैं इंसाइजर्स। बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं किसी फूड को होल्ड करने के लिए। उसके बाद इधर और इधर दोनों तरफ एक एक नुकीला दांत ऊपर और एक एक नीचे जबड़े के अंदर, उसको कहते हैं कैनाइन। ये कैनाइन जो होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं और ये ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो प्रीडेटर होते हैं, बिल्ली वगैरह है, शेर वगैरह, उसके मुंह के अंदर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि इनका काम चीर फाड़ करना है, गोश्त वगैरह को तोड़ना है, ये इनका काम है। उसके बाद ये जो दो दांत आपको नजर आ रहे हैं इधर और दो उधर, ये प्री मोलर है, प्री मोलर। ठीक है, अब इसमें उसके बाद जो तीन है ये मोलर है, मोलर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर अपर जा दोनों के अंदर, यानी मैक्सिला अपर जा को कहते हैं, मैंडिबल लोअर जो, इंसाइजर चार है, ये इधर भी चार और इधर भी चार। कैनाइन दो दो है, एक दो इधर एक दो इधर, ये रेड कलर में। प्री मोलर चार चार है, दो ये चार ऊपर वाले जबड़े में, चार ही नीचे वाले जबड़े में। मोलर चार चार है। अब मोलर जो है ये मैंने तो तीनों को कह दिया है, लेकिन इसने ये दो और फिर ये दो और ये दो, चार चार इनको कहा है। और आखिरी को यहाँ टेबल के अंदर अलहदा लिखा है तो वो भी मोलर, वो है लास्ट मोलर। जो लास्ट मोलर होता है उसको या थर्ड मोलर भी कह सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि है तो वो मोलर, उसको विजडम टीथ कहते हैं, अकल दाढ़ जिसको आप कहते हैं, ये भी आ सकते हैं। लास्ट मोलर जो बिल्कुल एंड पे होता है पीछे। तो इस तरह से जो 32 दांत हैं, ये 16 एक जबड़े में, 16 एक जबड़े में, ये इसके अंदर जो है आपको मिलेगा और ये आपने इसमें याद रखना है। अब डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? दांतों का एक फॉर्मूला होता है
उसमें हम सिर्फ एक जबड़े की एक साइड को देखते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन अगर मैंने फॉर्मूला लिखना है तो मैंने जबड़े की ये वाली जो साइड है इसको लेके फॉर्मूला लिखना है। मसलन पहले नंबर पे इंसाइजर्स आई जो होते हैं वो 2/2, यानी ये दो और इसी तरह से दूसरा जबड़ा, बाय 2 लिखा ना ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा, इधर ये वाले। उसके बाद मैं लिखूंगा सी 1/1, तो अब देखिए कैनाइन एक एक है, एक साइड वाले। उसके बाद आ जाता है पीएम, प्री मोलर। प्री मोलर जो होता है वो आ जाता है 2/2, और उसके बाद आ जाता है मोलर, एम लिखते हैं, एम आता है 3/3। तो इस तरह से हम एक डेंटल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे इम्यूनिटी पे। ये वाला जो स्केच है ये आपने याद करना, इम्यूनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी एक बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जो कि डिफेंस करता है बॉडी का, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस या कोई भी डिजीज आती है उसके अगेंस्ट जो है ये रिएक्ट करता है। और इस इम्यूनिटी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी में हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और एक होती है अडेप्टिव। इनेट जो होती है वो इनबॉर्न एक नाम यूज होता है, या नॉन स्पेसिफिक कम्युनिटी भी कहते हैं, यानी वो स्पेसिफिक नहीं होती, सबके लिए सेम ही होती। अडेप्टिव जो है इसके लिए हम वर्ड इक्वायर्ड इम्यूनिटी भी यूज करते हैं, या इसके लिए वर्ड हम स्पेसिफिक कम्युनिटी भी यूज करते हैं, दोनों वर्ड यूज होता है। अब इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, इनेट में ब्लड बॉर्न और फिजिकल बैरियर्स होते हैं कुछ। अब ब्लड बॉर्न में हमारे पास जो है वो कुछ ब्लड के अंदर है फेगोसाइट्स हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल, eosinophils, नेचुरल किलर सेल्स। और ये हमारी बॉडी के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। कोई भी बॉडी के अंदर जर्म आता है तो उसके लिए फॉरेन एक्ट करते हैं। ये तो हो गए केमिकल बैरियर कह सकते हैं। और फिजिकल बैरियर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्लाइवा है, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एंड टीयर है, और स्टमक का जो एसिड है। ये तमाम तरह के जो भी जर्म्स अंदर आने की कोशिश करेंगे उनको इन्होंने रोकना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये दोनों को आपने, अब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये हर तरह कोई भी जर्म आएगा इनको नहीं इससे फर्क पड़ता, वो उसको रोकेंगे। ठीक है। लेकिन जो अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके अंदर एक तो याद रखना है कि टी सेल और बी सेल काम करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, दे आर वेरी स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक जो है वो जिस तरह का एंटीजन आएगा बाहर से कोई, जब उसके अगेंस्ट उसी तरह की एंटीबॉडीज बनाएगा वो। एक ही एंटीबॉडीज दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक वायरस आया उसके लिए एंटीबॉडीज और है, दूसरे के लिए और है। और इसके साथ साथ एक और काम भी होता है। अब जैसा कि यहां पर आपको बताया कि कोई भी एंटीजन एक्सपोजर होता है तो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो प्लाज्मा सेल और क्लोनल बी सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल ने तो एंटीबॉडीज बना देनी है, और क्लोनल बी सेल मेमोरी सेल बनाते हैं। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, दैट इज फॉर सेकेंड एक्सपोजर। अगर दोबारा इस तरह का कोई एक्सपोजर होता है या फ्यूचर यूज के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक दफा जब अटैक होता है, लाइक इसी वजह से आप कहते हैं कि जब वायरस आपको एक दफा अटैक कर दें तो दोबारा फिर वो नहीं अफेक्ट कर सकते अगर आप बच गए। तो कैसे बचे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक तो एंटीबॉडीज बन गए, साथ मेमोरी सेल्स भी बन गए। तो वो दोबारा जब अटैक करेंगे तो दोबारा वो उनको फौरन से किल कर देंगे। तो ये दो तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। अब इनेट इम्यूनिटी तो एक जैसी, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अडेप्टिव में फर्क होता है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। देखें अडेप्टिव जो होता है इसका मतलब ही है अडेप्टेशन से, कि किसी का इम्यून सिस्टम वीक है किसी का स्ट्रांग है, वो इस तरफ ये वाली इम्यूनिटी में आता है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर कोई फर्क नहीं होता। देखिए स्किन तो सबके अंदर है, इधर म्यूकस मेम्ब्रेन, ये तो सब में पूरी है। फर्क जो है वो इसी वजह से जब किसी बंदे को एड्स होता है,
आपने देखा 8 स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि उसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी ये, और ये इसको हम ये कहते हैं कि ये थर्ड लाइन के अंदर आती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और सबसे एक्टिव लाइन जो है और सबसे अफेक्टिव लाइन जो है वो ये वाली, और ये एक आप कहेंगे कि ऐसी लाइन है जिसमें आके प्रॉपर एक्शन होना है। अब उसके बाद फिर फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये जो आपके सामने ये सारी लिखी है ना ये वाली, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर सेकंड लाइन कौन सी है, ये जो मैंने यहाँ व्हाइट ब्लड सेल्स देखे ना फेगोसाइट्स, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो 3 लाइन होती है डिफेंस की, पहली लाइन में ये चीजें, दूसरी में फेगोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी लाइन के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि एक्चुअल इम्यूनिटी है। अच्छा, जिसके बाद जो है वो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, और उसमें आपने कुछ चीजें याद रखनी है। और वो एक तो जब ब्लड ग्रुप को आप देखते हैं, 4 तरह के ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी के अंदर, ए बी और ओ। अब ये किस बेस पर हम ब्लड ग्रुप लेते हैं, ब्लड ग्रुप हम लेते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन कौन सा है। अगर तो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बी दोनों कैसी ए बी होगा, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। जैसे यहाँ आपके सामने देखें, ये 4 ब्लड ग्रुप लिखे हैं, ये एंटीजन ए है सबके ऊपर, ये ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है ब्लड रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ एक दो चीजें याद रखनी है, ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इस पे कोई एंटीजन नहीं है, ये किसी को भी लगाएंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगले के अंदर कोई एक्शन नहीं होगा। अब जो ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं इसको, यानी ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन, कोई भी एंटीजन बाहर से आएगा वो पहले से अंदर मौजूद होगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, ए वाला किसको दे सकता है, ए और ए बी को, और ले किससे सकता है, ए और ओ से। बी वाला बी और ए बी को ले किससे सकता है, बी और ओ से। ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है, और रिसीव किससे कर सकता है, ए बी से और ओ से। और ओ वाला डोनेट किसको कर सकता है, क्योंकि ये डोनर है, ए बी को ओ को सबको, लेकिन रिसीव ओ से कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिसिपिएंट है वो ए बी है जो सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी, सबसे ले सकता है। डोनर जो है वो ओ है। अब आप देखें कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीबॉडीज बी बनेगी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडीज ए बनेगी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसी वजह से वो ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर सकते हैं ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। इसका मतलब है कि इनके अंदर एंटीबॉडी, क्योंकि इनका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, उनके अंदर पहले से ही एंटीजन मौजूद है। ओ के अंदर एंटीबॉडीज दोनों बनती हैं, ए बी और बी भी, तो ये भी इसके अंदर याद रखना है। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। माइक्स जो है वो आप अनम्यूट करके। जी जी। सर ये लियोना समझ नहीं आया, जो ब्लड वेसल्स में आपने बताया था, ये क्या है लियोना? लियोना नहीं है, ये ल्यूमन। ल्यूमेन, सॉरी। ल्यूमन, जी जी। ल्यूमेन। ल्यूमन जो ल्यूमेन, होता है ना, जी ये जी। बोर को कहते हैं कि वेसल्स के अंदर जहां ब्लड गुजर रहा है उसकी जगह कितनी खुली है, ठीक है अच्छा, ना, ठीक। बोर कितना है उसका। ठीक। सर आपने जो कल वीडियो भेजी थी सेकंड लेक्चर की, सर उसमें एंड में एमसीक्यूज से वीडियो है ही नहीं। 9 एमसीक्यूज तक है, उसके बाद नहीं थी। मेरा ख्याल है कि एक दो रह गए थे एमसीक्यू, और वो शायद रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसी वजह से मैंने जब बनाई थी तो पूरा एंड वहां पे हो गई थी, तो वो एमसीक्यू एक दो ही है। वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो आप वहां से देख। सर ऐसा है कि उसमें शायद ना 37 एमसीक्यूज थे उस फाइल में, लेकिन उस वीडियो में जस्ट 9 एमसीक्यूज आए हुए हैं। उसमें 37 नहीं थे मेरा, उसमें 12 थे शायद, 12 13 थे। बहरहाल मैं ओके दोबारा सर। से देख लूंगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ही उतनी हुई थी, मुझे नहीं समझ आई कि रिकॉर्डिंग शायद बंद हो गई थी।
या कोई और इशू बना है क्या बना, तो वो उसमें बहरहाल मैं दोबारा से एक बार चेक कर लूँ। अदरवाइज वो फाइल जो है उसको आपको भेज देंगे जो एमसीक्यू वाली, वहां से आप देख लीजिए। अच्छा जी, हम आते हैं अपने आज के एमसीक्यूज की तरफ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही रिलेट कर रहे हैं। पहला सवाल है, नेम द साइट वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या पेंक्रियाज में होती है, रेक्टम में होती है, लिवर में होती है, या इलियम में होती है? एलियम। जी, अब इसमें हमने देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो इलियम है। अब पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज को हम डबल ग्लैंड भी कहते हैं, डबल ग्लैंड। अब उसकी वजह क्या होती है कि ये एक्सोक्राइन भी होती है, आगे हमने ऐसे अलग से हॉर्मोन्स का पढ़ना भी है, और ये एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो होता है, एक्सोक्राइन कहते हैं डक्ट के जरिए ये अपनी सेक्रेशन प्रोड्यूस करती है, एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस। ये पेंक्रियास जो कि यहाँ पर पेंक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, आखिरी पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है हमने देखा था कि वो रेक्टम है। लिवर जो है ये भी एक ग्लैंड है, पढ़ चुके हैं। स्टमिक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सेक्रीट, स्टमिक के एपिथेलियल सेल्स क्या सेक्रीट करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक ऑक्सीटोसिन, एसिड। एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और स्टमक के अंदर आप जानते हैं HCl प्रोड्यूस होता है। कंडीशन जो होती है स्टमक में वो एसिडिक होती है, ठीक है, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम ने काम करना होता है ना, तो पेप्सिन एंजाइम के जो पीएच में ये काम करता है वो 2 pH में काम करता है, और ये हाईली एसिडिक पीएच है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोपैथेल्मिया और जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी व्हिच विटामिन? ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए। यस। तो ये इसमें जो कंडीशन है वो डेवलप होती है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम ये सारे के सारे विटामिन जो है उनकी डेफिशिएंसीज को डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमने ये देखा था कि हर एक विटामिन जो है उसका क्या डिफ फंक्शन होता है। तो बहरहाल जो आइज से रिलेट करता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होगी, या जीरोपैथेल्मिया हो गया। और ये जीरोपैथेल्मिया का मतलब होता है, जीरिक का मतलब होता है ड्राइनेस, ड्राई आईज जो है उसके अंदर जो कॉर्निया होता है वो ड्राई हो जाता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ह्यूमंस हैव डैश लोब्स इन द लेफ्ट लंग। अब लंग्स दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो इसमें लेफ्ट साइड पर जो है वो 2 होती हैं। अगर लेफ्ट साइड पे 2 है तो फिर राइट पे कितनी होती हैं? 3। राइट पे 3 होती हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट लंग होता है वो हार्ट को एडजस्ट करता है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड पे है, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ 2 जो है वो लंग्स जो है वो लोब्स होती है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टर्नम, रिब केज, बैकबोन, ऑल ऑफ द अबव। रिब केज। रिब केज, पसलियां जो, ठीक है, जो पसलियां हैं वो लंग्स को और हार्ट को दोनों को इन्होंने प्रोटेक्ट करना है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना है इसमें। The normal diastolic blood pressure in the human healthy adult human is diastolic normal 80। yes, diastolic 80 है, और जो सिस्टोलिक वो 110 या 120, 122। ठीक है। तो जब आप 80 बाय 120 बाय 80 mmHg लिखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो ये किस चीज की रीडिंग होती है? जो 120 की रीडिंग है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो 80 आपको रीडिंग मिल रही है ये रिलैक्सेशन है ऑफ वेंट्रिकल। तो इसका मतलब है कि ये वेंट्रिकल से रिलेट करें, क्योंकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर कम या ज्यादा होगा।
डैश इज द ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव। किसके अंदर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है? हेमोलाइसिस। यस, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। बाकी भी डिजीजेज है। हेट्रोक्रोमिया जो है इसमें डिफरेंट आई कलर होता है एक ही पर्सन के अंदर। एक आई ब्लू है, दूसरी ब्लैक है, इस तरह से फर्क आ जाता है। एलोपिकिया जो होता है ये बाल्डनेस को कहते हैं। पैचेस जो होते हैं सर के अंदर जो बाल उतरते हैं मुख्तलिफ जगहों से, उसको। हीमोलाइसिस होती है ये ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी, हाइड्रोक्रोमिया के बारे में आप बता रहे हैं, ये डिफरेंट आई कलर्स है, ये कोई जेनेटिक्स का है? हाँ, जेनेटिक्स का ही, ये जेनेटिकली ऐसा होता है कि आई कलर जो है वो एक और आया, एक ही पर्सन में आंख के दोनों रंग मुख्तलिफ होते हैं। विच आर द फॉलोइंग, ये विटामिन की कमी से भी हो जाता है? नहीं, वो विटामिन की कमी, ये जेनेटिक डिजीज होती है, क्योंकि आई कलर जो होता है वो एक ट्रेट है, और वो ट्रेट जो होता है वो हमारे पास स्पेसिफिक जीन्स की वजह से ऐसा होता है। Which of the following two word items means the same thing? ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, पेसमेकर, एसे नोड, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस। ये टू सही है, ठीक है, पेसमेकर और एसे नोड। तो ये इसके अंदर जो हमारे पास टू वर्ड लेटर ये मैच कर रहे हैं। ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया ये मैच नहीं कर रहे। ये हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता, ब्लड फेल टू क्लॉट, और इसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, ठीक है। ब्लड कैंसर जो होते हैं इसके लिए वर्ड जो है वो यूज होता है वो है ल्यूकीमिया, ये ब्लड कैंसर के लिए। ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये एक डिजीज है बोन्स की, और ये डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होती है। और जो अरिथराइटिस है ये एक जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सारी की सारी कुछ रिलेटेड डिजीजेस हमें यहाँ पर मिल रही हैं। In the adult humans, dash of lead or less in the blood is considered to be the normal. अब ये जो नॉर्मल लेड का लेवल जो है वो पूछा गया है ब्लड के अंदर। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का लेवल है, लेड एक मेटल है और वो स्पेसिफिक लेवल एक नॉर्मल उससे ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो डेंजरस हो सकता है। तो इसमें जो 10 है, 10 जो माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, ये एक नॉर्मल लेवल है। इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है फिर वो नॉर्मल लेवल आ जाता है। इन ह्यूमन, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। कितना फर्क होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर? 40 का फर्क है। यस, क्योंकि 120 और 80 के दरमियान 40 का फर्क है। डैश इज a condition where plaque built up inside of the arteries. आर्टरीज के अंदर कुछ प्लैक जमा होना शुरू हो जाता है, वो किस वजह से, क्या उस कंडीशन कहते हैं? आर्थ्रोसेंटेसिस कहते हैं, आर्थरल्जिया कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, या आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं? यस, चौथा जो है वो स्क्लेरोसिस जो है ये इसमें। बाकी भी कुछ कंडीशन है। आर्थ्रोसेंटेसिस जो होता है ये एक ट्रीटमेंट है, इसके अंदर जो जॉइंट वगैरह के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको रिमूव किया जाता है। आर्थरल्जिया जो है ये जॉइंट की पेन को कहते हैं, अरिथ्राइटिस जो है वो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। सो ये डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं। डैश कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को लंग्स तक लेके जा रही है
और वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाएगी। और अब देखें तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये याद रखना है। बाकी तमाम वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डैश फॉर्म क्लॉट व्हेन ब्लड वेसल गेट डैमेज्ड, कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं? प्लेटलेट्स। यस, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। खून जब कोई कट लगता है तो फौरन से ये जमते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स की देखे 3 टाइप्स होती हैं ब्लड सेल्स की। आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल ये तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर। जी सर कुछ प्रोटीन्स भी थी ना जो ब्लड को क्लॉट करती हैं? यस, प्रोटीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजिन कहते हैं उसको, ठीक है, जो क्लॉट करने काम करती है। व्हाइट ब्लड सेल का जो मेन काम होता है बॉडी के अंदर वो डिफेंस का होता है, और चौथे नंबर पर यही प्लेटलेट्स आते हैं जो कि ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। Dash is a fluid that drained from the lacteal of the small intestine to the lymphatic system during digestion. It is usually contain fat and protein, which is the chyme, bile, chyle, or none of the above. Yes, इसके अंदर आता है कायल। अब इसके अंदर फूड ये मुकम्मल डाइजेस्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसने ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होना होता है, कायल। ये 3 टर्म मैंने आपको इससे पहले बताई थी। एक तो मैंने बॉलस बताया माउथ में बनता है, काइम स्टमक में बनता है, और काइल स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। सर काइल ये एंजाइम की वजह से बनता था? काइल जो होता है ये जब इंजाइमेटिक एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फुली डाइजेस्टेड सूप जो बन जाता है फूड का, वो काइल होता है। यानी अब चेंज कैसे होती है फूड, बॉलस से काइम बनता है, काइम से काइल बनता है। माउथ में बॉलस बन जाता है जब माउथ में सलाइवा के साथ फूड डाइजेस्ट हो जाती है। स्टमक में काइम बनता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आ जाता है तो वो काइल बनता है। सर हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहे हैं। माउथ के अंदर अमाइलेज हमने पढ़ा, स्टमक में पेप्सिन, और उधर आगे ट्रिप्सिन और अदर एंजाइम जो है वो लाइपेज वगैरह है। माउथ में जो कंडीशन है वो अल्कलाइन होती है, स्टमक में जो कंडीशन है वो एसिडिक हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर अल्कलाइन हो जाती है। ये भी याद रखना। फिर जो प्रोटीन की डाइजेशन होगी सर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी? स्टमक में भी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है क्योंकि यहाँ पेप्सिन होता है, ओके सर। और स्मॉल उसके बाद इंटेस्टाइन में भी होता है क्योंकि वहां ट्रिप्सिन होता है। दोनों में ही डाइजेस्ट होती है। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड भी डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीन के साथ साथ। Dash is a small branch of an arteries that lead into capillary. कैपिलरी तक, आर्ट्रियोल्स जो है वो कैपिलरीज तक जाते हैं। ये आर्टरी से बनते हैं और कैपिलरीज तक जाएंगे। जस्ट अ मिनट। जी अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है severe loss of blood due to trauma, that is exguination, hemolysis, conscription और none of the above। अब ये 3 टर्म है। हेमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हमने इससे पहले पढ़ा था कि वो है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड,
यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी अगर हो जाए इसको हीमोलाइसिस कहते हैं। लेकिन अगर किसी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ब्लड का लॉस होता है तो उसको हम एक्सैंग्यूनेशन कहते हैं। ये एक टर्म है कि इंजरी की वजह से अगर यहाँ पर आ जाए। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख कॉन्क्यूशन वर्ड यूज होता है, ये स्पेशली ब्रेन से रिलेट करता है कि अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए और ब्रेन काम करना जो वो छोड़ दे, हेड पे कोई चोट लग जाए, तो उसको हम कॉन्क्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर इंजरी से ब्लड निकलना ज्यादा शुरू, सीवियर लॉस हो जाए, तो इसको एक्सैंग्यूनेशन कहते हैं। और हीमोलाइसिस जो है ये वैसे ही खून की कमी हो सकती है किसी और वजह से, ये कोई ट्रॉमा की वजह से नहीं होती। Which of the following system protect our body against disease causing microbes? Immune system. A. Yes. Which of the following immunity is present from our birth? Innate. Innate immunity. Yes. इसको मैंने कहा था इनबॉर्न एक वर्ड यूज किया था, तो ये याद रखना है आपने। अब ये तो होगी एक्वायर्ड भी हमने पढ़ ली। अब आ गई एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। क्या फर्क होता है इसके अंदर, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का? एक्टिव और पैसिव का? एक्टिव जो इननेट होगी, प्रेजेंट में। एक्टिव इम्यूनिटी उस वक्त होती है व्हेन वी यूज वैक्सीन, जब हम वैक्सीन को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जिसमें वी यूज, यहां पर हम यूज करते हैं एंटीबॉडीज। अब वो किसी भी सोर्स से आ सकती हैं, आर्टिफिशियली भी आ सकती हैं जो है, या पैसिवली भी आ सकती है। मसलन हमने कोई वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगा के हमने एंटीबॉडीज जो है वो बनवाई बॉडी से, तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी। या सम टाइम हम क्या करते हैं, एंटी सीरा यूज कर लेते हैं, और एक ऐसा सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडीज पहले से ही होती हैं, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। सम टाइम ये होते हैं कि इन्फेक्शन एक्टिव है तो उसके लिए पैसिव इम्यूनिटी यूज करेंगे, अगर इन्फेक्शन पैसिव है तो उसके लिए एक्टिव इम्यूनिटी यूज करेंगे। तो ये इसके अंदर फर्क होता है। मसलन अब एक है जी कोरोना है, अब कोरोना के लिए हम एक्टिव इम्यूनिटी यूज करते हैं, हम वैक्सीन लगाएंगे और उससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी आ जाएगी। या हेपेटाइटिस है, उसके लिए भी हम एक्टिव इम्यूनिटी यूज करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसी डिजीज होती है जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, जैसे टेटनस है, स्नेक बाइट है, रेबीज है, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ठीक है, या रोड पे गिर गए और चोट लग गई, तो इस दौरान अब हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इस दौरान जो इंजेक्शन लगेगा वो एंटी सीरा का होगा, यानी उसमें एंटीबॉडीज होंगी जो फौरन जाके एंटीजेंस को किल कर दें, क्योंकि उधर तो आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप इतना टाइम नहीं होता कि आप उसके अंदर आपकी बॉडी में वैक्सीन लगाएं और बॉडी फिर उसके अगेंस्ट रिएक्ट करें, फिर एंटीबॉडीज बने। इट टेक सम टाइम, और इसका एक बकायदा कोर्स होता है। जैसे कोरोना की पहली डोज लगाई, दूसरी डोज लगाई, तीसरी डोज लगाई, तो इसमें फिर जाके कहीं इम्यूनिटी बनती है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। बी एंड टी सेल्स और टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन, दोनों के दोनों जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यूज होते हैं। अभी हम देख के आए इसको। द कॉमन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय पुअर इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स, कौन से पुअर इम्यून Epidemic disease. एपिडेमिक। यस, एपिडेमिक, वबाई बीमारियां जो होती हैं वो, अब जैसे कोरोना थी ये एपिडेमिक फॉर्म थी, बल्कि इसको तो एपिडेमिक की बजाय पेंडेमिक कहा गया। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी एक इलाकाई जगह पे, और पेंडेमिक का मतलब पूरी दुनिया में फैल गई एकदम। तो ये इसके लिए इम्यून सिस्टम जो है वो पुअर अगर हो तो ये फिर ज्यादा होती है। Which of the following statement is true about passive immunity? This immunity cause reaction, this immunity develop immediately, this immunity last only for few weeks or months, all of the above are correct for the passive immunity. This immunity develops immediately. इसमें सारे ही सही है। All of above. यस, रिएक्शंस भी होते हैं यहाँ पे, और ये कुछ हफ्तों या महीनों के लिए होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई स्नेक बाइट है, तो अगर सांप ने काटा है तो पैसिव इम्यूनिटी करनी है,
लेकिन अगर 2-3 महीने बाद फिर सांप ने काट लिया तो फिर लगेगा उसको। ये ज्यादा देर के लिए होती इम्यूनिटी, ये कुछ वक्त के लिए होती है, लेकिन होती फौरन है, बॉडी में इफेक्ट इमीडिएट होता है। The branch of biology involves in the study of immune system in all organism is called immunology. ये branch. Which of the following conveys the longest lasting immunity to the infectious agent? ज्यादा देर के लिए कौन सी होती? एक्टिव ज्यादा देर के लिए, ये तो एक इंजेक्शन अगर आपने एक दफा वो यूज की, माइट बी कि आपको पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी आपकी बन गई, इतनी ज्यादा लंबा, लेकिन होता जरा स्लो इफेक्ट है, लेकिन होता लॉन्ग लास्टिंग है। Which of the following does not act as a protecting barrier for the body surface? Skin, mucus, gastric acid और salivary amylase? डी जो है ये एंजाइम है, इसने तो फूड की डाइजेशन करनी, इसका प्रोटेक्शन से कोई रोल नहीं है। हाँ, स्किन प्रोटेक्ट करेगी, म्यूकस प्रोटेक्ट करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड प्रोटेक्ट करते हैं। Which of the following immunity is called the, जी बोले, गैस्ट्रिक एसिड कैसे प्रोटेक्ट करता है? गैस्ट्रिक एसिड जो होते हैं इनके अंदर ये जर्म्स वगैरह जब आते हैं ना हमारी फूड के साथ, तो वो उनको किल करते हैं स्टमक के अंदर। Which of the following immunity is called the first line of defense? First line of defense में innate, active, Innate. passive, acquired? Innate. ये फर्स्ट लाइन में आती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन भी इसी के अंदर आ जाती है और सेकंड लाइन भी इसके अंदर आती है, याद रखना। लेकिन अगर पूछा जाएगा थर्ड लाइन तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हिच इज Acquired. एक्चुअल इम्यूनिटी, ये एक्चुअल इम्यूनिटी है। और सबसे इफेक्टिव लाइन जो है वो डिफेंस की यही होती है।